ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। और व्यूअर्स, अभी हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ सिंगर, एक्चुअली द फेमस प्लेबैक सिंगर अनवर रफ़ी साहब हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। और अनवर रफ़ी साहब की अगर बात की जाए तो अपने करियर का आगाज़ इन्होंने किया था मिड 80s में, लेकिन 90s में एक मूवी आई थी अर्ली 90s में जीवा के नाम से। उस फिल्म की कामयाबी में अनवर रफ़ी साहब के गानों का बहुत ही ज़बरदस्त और नुमाया किरदार था। और उस मूवी का एक गाना आप सबको भी शायद याद हो कि बाबर अली और रेशम पर उसको फिल्माया गया था। और गाना था जानू सुन जरा नज़रें पलकें तो उठा। सो वो ये गाना था और इसको बहुत फेम मिला और बड़े अरसे तक के लोगों में बहुत ही ज़्यादा मकबूल रहा। और उसके बाद अनवर रफ़ी साहब की अगर बात की जाए तो मलका तरन्नुम नूर जहाँ के साथ इन्होंने बहुत से गाने गाए हुए हैं। इसके साथ साथ उर्दू हो जाए, पंजाबी हो जाए, सराइकी हो जाए, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इन्होंने बहुत से गाने गाए। सो जो सिंगिंग है इनको बेसिकली वो अपने ब्लड में मिली, विरासत में मिली। सो अनवर रफ़ी साहब हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं और साथ ही साथ इनके बेटे भी शो में मौजूद हैं जो कि गाते हैं। सो अनवर रफ़ी साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का एहसान है। बिल्कुल ठीक हो गया। और अनवर रफ़ी साहब के साथ इनके साहबजादे रुखशान अनवर भी हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं और इनको RK के नाम से भी जाना जाता है, रुखशान RK। कैसे हैं रुखशान आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। और आपको भी फिर ऑब्वियसली हम आपके बारे में भी यही कहेंगे ना, आपको भी ब्लड में सिंगिंग मिली, आपको भी विरासत में सिंगिंग मिली। लेकिन हम बड़ों का एहतराम करते हुए आपके वालिद से गुफ्तगू का आगाज़ पहले करना चाहेंगे। सो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके करियर का आगाज़ तो हुआ था मिड 80s में। जी जी। So, आप किस तरह से इस सिंगिंग में आए? आपके तो अपने वालिद भी थे, लेकिन ऑब्वियसली हर बच्चे की आवाज़ उतनी अच्छी हो नहीं सकती, कुछ चीज़ें होती है गॉड गिफ्टेड। तो आपकी आवाज़ अच्छी है, फिर आपने मेहनत की। सो ये सब कैसा सफ़र कैसा रहा? सफ़र ये कि मैं अपने स्कूल टाइम में हमारे बज़्म अदब का पीरियड हुआ करते थे, उसमें अक्सर मैं नात ख़्वानी करता था। ठीक है। और कभी कभार एक आध गाना भी हो जाता था। लेकिन मेरा स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली मोहम्मद रफ़ी साहब हैं शुरू से ही। तो बचपन में ही उनको सुनता है, तो अल्लाह ताला ने बस एक प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा दे दिया कि मशरफ साहब से मुलाकात हो गई। हमारे पाकिस्तान के लेजेंड म्यूज़िक डायरेक्टर थे मशरफ, बिल्कुल। उन्होंने मुझे माइक पे खड़ा किया और अल्लाह ताला ने करम कर दिया, वो पसंद आ गया उनको। लेकिन आप पसंद तो आए होंगे, लेकिन ऑब्वियसली आपकी आवाज़ भी अच्छी होगी और तमाम चीज़ें अच्छी होंगी, तो आप भी उनको भाए ना? जी बिल्कुल। वो जैसा कि आपने पहले बताया कि जीन्स में था, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम जो हैं वो इंडो पाक में पहले इंडिया में वो फिल्मों में गाया भी करते थे और म्यूज़िक भी दिया करते फिल्मों का। उसके बाद जब हिंदुस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान आ गए, तो फिर पाकिस्तान में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से, आज़ाद कश्मीर से उन्होंने तकरीबन 25 साल उन्होंने 25 ईयर उन्होंने गाया। तो बिल्कुल ठीक। तो बेटे की भी आवाज़ अच्छी थी, तो आपने कहा चलो आ जाओ तुम भी सिंगिंग में आ जाओ, या अपना शौक़ था, या उसको भी देख देख के कि मेरे दादा भी एक मशहूर सिंगर थे, फिर मेरा बाप भी एक मशहूर सिंगर, तो आपने भी यही सोचा, ऐसे ही सोचा? मुझे शुरू से शौक़ था, क्योंकि एक रुझान भी इस तरफ था और छोटे होते ही सबको मतलब कि इसी तरह देखा पापा के साथ जाना, रिकॉर्डिंग्स में जाना, और वो ना चीज़ बहुत एक जब छोटा बच्चा होता है ना उसको अट्रैक्ट करती है बहुत चीज़। तो मैं तो इवन खिलौना भी लेता था ना, तो मैं पापा को ज़िद करके गिटार लेता था खिलौना शुरू से। तो 8 साल की उम्र से इस फील्ड में आया। 12 साल की उम्र में पहली गिटार रिकॉर्डिंग। अच्छा, आप 8 साल की एज में इस फील्ड में आए? 8 साल की। ज़बरदस्त, इतनी छोटी उम्र में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से, नाउ आई एम 22, और मैं काफ़ी देर से मतलब फॉलो करता आ रहा हूँ। बस ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है दादा की और नाना की सबसे बड़ी। मेरे नाना, माय नाना वाज आल्सो अ म्यूज़िक डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान, मौसीकार नज़ीर अली, जिनकी बहुत सी धमालें और बहुत से नगमे हिट हैं मैडम नूर जहाँ के। तो बस वो एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ये है ना कि उनका नाम तो सबको पता है रोशन था, तो मैंने उन्हीं का नाम आगे रोशन करना है। सो फैमिली के लिए भी फ़ख्र का बाइस बनना और पाकिस्तान के लिए भी। बिल्कुल ऐसे ही। तो वाकई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। वैसे आपने भी कभी सोचा था कि मेरे भी कंधों पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे ससुर, मेरा बाप, एक बड़ा नाम? नहीं, ससुर तो बाद में आए ना। हाँ बाद में आए, लेकिन आ तो गए ना। हाँ, लेकिन वो तो लेकिन मेरे वालिद साहब, फिर मेरे उस्ताद मोहतरम जो मेरे चचा भी लगते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब। अच्छा।
तो वो भी जहन में था। फिर वालिद साहब के बाद मेरे बड़े भाई अशरफ नागी जो क्लासिकल गाते थे। बेसिकली वो ऑफिसर थे, गवर्नमेंट मुलाजिम में, तो वो शौकिया गाया करते थे, लेकिन गाते थे रेडियो पाकिस्तान से। वो भी मेरे लिए एक मशले राह बने, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत कराई। उन्होंने कहा कि बेटा आप मेहनत करो और बहुत नाम होगा। अच्छा, जो जिस गाने से आपको बहुत ज़्यादा फेम मिला वो था जानू सुन जरा, वो थोड़ा सा गुनगुनाए ना। गिटार पे गुनगुना। जानू सुन जरा, जानू सुन जरा, पलके तो उठा, आंखों में छुपा लूं तुझे, तुझे से चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ, जानू सुन जरा, हाथों पे लिखी तहरीर है तू, सच है कि मेरी तकदीर है तू, तेरा एहसान है मेरी जान, तूने ही की मेरे ख्वाबों की दुनिया जवान, सांसों में बसा लूं तुझे, तुझे से चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ, सुन जरा। ज़बरदस्त, कमाल कर दिया आपने। अच्छा रुखसान, जब आप अपने फादर के साथ ऐसे परफॉर्म कर रहे होते हो, गा रहे होते हो, तो डर नहीं लगता? मुझे बहुत लगता है। ये कभी तो आप गलती निकाली आपकी? निकालते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा, बहुत। और क्योंकि रोज़ हम ना, हमारी आदत है कि सुबह 6:30-7 बजे उठ के ना, और हम रोज़ रियाज कर, पापा जब रियाज कर रहे होते ना, पहले तो ये नहीं होता था, जब उनको नहीं पता था इस बात का कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, तो पापा जब उनको पता चला तो उन्होंने मुझे उठाना और उठा के साथ मुझे बिठाते हैं, रियाज हम इकट्ठे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साथ करते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है और गलतियाँ भी निकलती हैं। डांट वैसे कभी वो बहुत सीरियस वाली पड़ी? ऐसी डांट कि आपने सोचा हो कि बस मैंने तो म्यूजिक छोड़ ही देना? नहीं कभी ऐसी वाली नहीं पड़ी? हमेशा प्यार से समझाया। प्यार से समझाया। अच्छा, आपको क्या लगता है जब आपने गाना शुरू किया तो 85 मतलब मिड 80s की अगर हम बात करें, और फिर आप 2005-6 तक बड़े मसरूफ रहे, सो आपको क्या लगता है कि तब के सुनने वालों में और अब जो लोग सुनते हैं गाना, क्या उनके मिजाज में और उनके शौक में, उनकी प्रेफरेंसेस में कोई तब्दीली आई? और तब के गाने वाले कैसे थे और आजकल के गाने वाले कैसे हैं? बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। तब्दीली क्या है वो? चूँकि वो दौर था कि कोई भी जुर्रत नहीं करता था आ करने की। मैं अपनी बात भी करूँगा, जब मैं 80s में आया नया नया, तो मेरे आगे मेहदी हसन साहब, गुलाम अब्बास साहब, ए नैयर साहब, मतलब बड़े बड़े नाम थे, मसूद राना साहब, तो बहुत बड़ा कंपटीशन था मेरे लिए। तो मैंने इतनी मेहनत की कि अल्लाह पाक ने कोई ऐसा मुकाम बनाया कि एक प्रोग्राम तो ऐसा भी आया कि जिसमें नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, तफ़ैल न्याज़ी साहब और मेहदी हसन साहब, और अपना चौथा आर्टिस्ट मैं था। मैं परेशान हो गया कि मैं इन लोगों में कैसे गा सकता हूँ, मैं तो उनके जूतियों के बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन अल्लाह पाक वो इज़्ज़त मंतशा, अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी बहुत, और मुझे बड़ा प्यार किया, उन्होंने बड़ा इनकरेज किया, खान साहब नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने, मेहदी हसन साहब ने। चूँकि मेहदी हसन साहब और मेरे वालिद साहब इकट्ठे गाया करते थे, तो उन्होंने जब पता चला ना कि ये MS नागी साहब का बेटा है, तो उन्होंने और ज़्यादा प्यार किया। तो फिर मुझे हौसला हुआ, तो काफ़ी सारे गाने फिर मैंने, बल्कि 2-3 प्रोग्राम ऐसे भी हुए जिसमें मेहदी साहब और मैं इकट्ठे उनके ज़ेर साया मैंने परफॉर्म लेकिन किया। आपको लगता है कि तब जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे हैं और आप नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, तफ़ैल न्याज़ी साहब की बात करते करते कह रहे हैं मैं तो उनके पाँव की खाक भी नहीं था, जी बिल्कुल, लेकिन आपके अंदर मतलब अभी भी आप वो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है। आपको क्या लगता है जो आजकल के जो सिंगर्स हैं, क्या वो उतनी रिस्पेक्ट देते हैं अपने सीनियर्स को? नहीं देते हैं, लेकिन कुछ चंद ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की, जो वो कहते हैं ना फसली बटेरा, एक
पंजाबी में मिसाल है फसली बटेरे, आए और गए और छा गए और चले गए। एक एक गाना ही बड़े ऐसे हमारे यहाँ पर एक एक गाना जिन लोगों गाया और हिट ने जिन हुआ और लोगों ने बस। मेहनत की है ना, इस फ़न को सीखा है, बुज़ुर्गों की खिदमत की है, उनके लिए जो सीनियर्स हैं ना वो काबिल एहतराम है। आप जब कहते हैं मेहनत की है तो उस मेहनत से मुराद आपका क्या है, किन चीज़ों को उन्होंने पूरा किया? सबसे पहला हमारा सबक जो है ना वो बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद, बेमुराद, ठीक है ना। ये तो ये तो जिंदगी के हर शोबे में, हर फील्ड के है ना। लिए ये एक तो बड़ी लेकिन ये ज़बरदस्त एक्स्ट्रा advice। ऑर्डिनरी सेंसिटिव काम है ये, कि जिसका वजूद कोई नहीं है कि मैं इसको कहूँ यार ज़रा रुखसान थोड़ा सा गाना तो देना मुझे, वजूद नहीं है। हवा में गिरा लगाने वाली बात है ना, लग गई लग गई, ना लगी ना लगी। तो जिसका वजूद ही नहीं है, यानी मौसीकी का मतलब है ये बाल का जो एक बाल है ना, एक इसका 30वां हिस्सा, तो एक बाल नज़र नहीं आता तो 30वां हिस्सा कैसे नज़र आ सकता है? तो इसका वजूद नहीं है, इसलिए कि ये दुआओं से आता है। एक वक्त था मैं बहुत ज़्यादा गाता था, मेरा नाम नहीं था। उसके बाद फिर मैं जब फील्ड में आया तो अल्लाह ताला ने जब इज़्ज़त दी तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मालिक ने नाम दे दिया। वो जो पीछे आपका अकाउंट चल रहा होता है ना, जो अच्छी गुफ्तगू की शक्ल में, अदब की शक्ल में और मेहनत की शक्ल में, वो अल्लाह ताला की परवरदिगार आलम वो फिर वो देर पर चलता है। अच्छा, आपको लगता है कि आपके टाइम पर, क्योंकि सोशल मीडिया इतना था ही नहीं तब तो सोशल मीडिया, और अब सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दौर है, तो अब लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बना के, बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, अपने यूट्यूब चैनल पे गाने जो हैं उनको ऑब्वियसली वहाँ पर उनके जो गाने हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो आपको लगता है कि आपका वक्त मुश्किल था, अभी चीज़ें आसान हो बहुत गई ज़्यादा हैं? आसान हो गई है। अब तो जिसके पास पैसा है वो लगा दे, तो क्योंकि गाना सुना भी जाता है और देखा भी जाता है, बल्कि देखा ज़्यादा जाता है। लेकिन अब तो आप जैसे- देखें कि वो धम वाला म्यूजिक और तब के धीमे म्यूजिक, सोफिस्टिकेटेड, तब आप देखें कि वो लिरिक्स पर बहुत होता था। अब तो ऊट पटांग लिरिक्स जोड़ के तो उसी गाने को सबसे ज्यादा फेम मिलता है जो ऊट पटांग। अब वाइब बन गई है। हाँ बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं। दो लफ्ज़ हाँ, वो अब पहले एक शायर हुआ करता था, वो लिखता था, म्यूज़िक डायरेक्टर बनाया करता था, सिंगर गाता था। तो अब तो ऐसे सिंगर्स भी हमने सुने हैं कि जी वो लिखा भी मैंने है, गाया भी मैंने और सुना भी मैंने ही है। तो अच्छा, सुना भी मैंने ही है, ये इंटरेस्टिंग बात है। ऐसे भी आ रहे हैं ना। लेकिन बहरहाल हमारा जो है वो इक्विपमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे आ गया कि ऑटोमेटिक एडिटिंग आ गई। आप पहले तो ये था कि एक टेक करते थे, उसमें जब बंदा कोई थोड़ा सा मिस्टेक हो गई किसी वजह से तो म्यूजिशियन भी दोबारा री रिकॉर्ड करते थे, म्यूजिशियन भी, यानी आप यकीन माने वन टेक होती थी। और म्यूजिशियन हजरात जो है ना वो बाज़ वक़्त लोग तो घर में कह के आते थे कि आज रात को हम लेट ही आएंगे, क्योंकि अब तो ये है कि एक कमरे में स्टूडियो आ गया है और ऑटोमेटिक एडिटिंग का एक म्यूजिशियन आता है, वो अपना अपना बारी बारी करके चला जाता है उसमें बाद में। पैशंस बन गए एक तरह से। बिल्कुल ठीक। अच्छा रुखसान, आप हमें क्या सुनाओगे अपनी आवाज़ में, इंडिपेंडेंट गाना? वैसे मैं भी इसी दौर का लड़का हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादातर फील पसंद है। लेकिन आप इस दौर के लड़के हैं, लेकिन खून में आपके गाना है। वही तो मैं आपको अपने नाना बू की एक बहुत मशहूर गज़ल है, जो ना मिल सके वही बेवफा। ये बड़ी अजीब सी बात है। मैडम नूर जहाँ ने इनको गाया और मेरे नाना बू ने कंपोज किया। पापा आपकी इजाज़त के साथ। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़ कर, वही आज तक मेरे साथ। जो न मिल सके वही बेवफा। जो किसी नजर से आता हुई वही रोशनी है ख्याल।
जो किसी नजर से आता हुई वही रोशनी है ख्याल में, वो ना सके मैं हूँ मुंतज़िर, ये खलिश कहाँ थी विसाल में, वही आँख है मेरे रूबरू, उसी हाथ में मेरा हाथ, जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ, जो न मिल सके वही बेवफा। ज़बरदस्त, आपकी भी कमाल आवाज़ जो है वो कमाल है। थैंक यू। सो ये तमाम जो सीखा है वो अपने वालिद से सीखा है और उनकी बिल्कुल। सरपरस्ती में सीखा बिल्कुल, है। सो आप बता रहे थे आप बीबीए भी कर रहे हैं जी यूसीपी से, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से सेंट्रल BBA, पंजाब से आप और स्कॉलरशिप पे म्यूजिक बेस पे वहाँ पे। अच्छा म्यूजिक बेस्ड स्कॉलरशिप जी। है, ज़बरदस्त हो गया। बड़ी अच्छी बात है कि आजकल की यूनिवर्सिटीज़ इस बात को प्रमोट करती हैं और सोसाइटीज़ बनी हैं जो म्यूज़िक को एक अच्छे लेवल पे लेके आके लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं सामने। बिल्कुल ठीक। अच्छा आप खुद किस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं, क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वो वही जिसकी मैं बात कर रही थी कि बहुत धम धम वाला म्यूज़िक, बहुत फास्ट म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, फास्ट बीट होती है उसकी, लेकिन आपने जो गाना गाया, जो इंतखाब किया, वो बड़ा ही धीमा और बड़ा ही Feel और वाला तरह था। से गाना था। हाँ, फील करने वाला। जिस चीज़ में म्यूज़िक में अगर फील है ना, बेशक अगर उसको जिस तरह मर्जी इम्प्रोवाइज़ किया जाए, फॉर एग्जांपल आप जैसे कह रही हैं ईडीएम्स बीट वगैरह, क्योंकि मैं कंपोजिशन अरेंजमेंट भी सीख रहा हूँ, कर भी रहा हूँ साथ साथ, तो फील होनी चाहिए हर गाने में, बेशक जिस तरह मर्जी की बीट हो। फील से मुराद थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना, फील को। फील से मुराद यानी ये कि आप कि सोच में चले जाएं, इमेजिनेशन में चले जाएं। इमेजिनेशन में भी चले जाएं और साथ लिरिक्स वो हों जो समझ आएं, और एक इंसान को उसके जो सुर है ना वो फील होना चाहिए। और काफ़ी अच्छे गाने हैं, जैसे मतलब कि यंग सिंगर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, उनके बहुत बहुत अच्छे गाने हैं जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे कवर वगैरह भी करता हूँ, अपलोड भी करता हूँ, लोग सुनते हैं बड़े शौक से। तो जो फील नज़र आती है ना, खाली इंसान मतलब कि हमें चाहिए कि उसको ही सिर्फ एप्रिसिएशन मिलती है अपने क्लास फेलो बहुत से, सारा, टीचर बहुत से। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब के लोग सपोर्ट करते हैं, और फ़ैन तो नहीं कहूँगा, मेरे दोस्त हैं सारे अहबाब, और काफ़ी मतलब शेयर करते हैं और फॉलो करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ज़बरदस्त। अच्छा अनवर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, हर इंसान जब किसी शोबे में आता है ना, तो उसने अपना कोई रोल मॉडल, कोई आइडियल सिलेक्ट किया होता है, या आपकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, और आप शुरू में सोचते हैं यार मैंने इस जैसा बनना है, या आप उस जैसा नहीं भी बनना चाहते तो आप एटलीस्ट ये ज़रूर सोचते हैं कि यार ये बहुत अच्छा गाता है। आपकी इंस्पिरेशन कौन था जब आपने गाने का आगाज़ किया? लेडीज़ में मलका तरन्नुम नूरजहां जी, और मेल में बेसिकली तो सारे सीनियर उस्ताद ही होते हैं, लेकिन स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो मेरे मोहम्मद रफ़ी साहब। सही, और आपने हमेशा उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश बहुत की ज़्यादा थी। किया, चूँकि मेरी खुशकिस्मती ये है कि उनका स्कूल ऑफ थॉट जो था वो मेरे वालिद मोहतरम थे। अच्छा, वो आपके वालिद को फॉलो करते मेरे थे, वालिद उनके साहब, आइडियल जी, आपके बिल्कुल। फादर थे। मेरे वालिद साहब जब हिंदुस्तान में होते थे ना, वहाँ इंडिया में, तो वहाँ रफ़ी साहब और मेरे वालिद साहब इकट्ठे रियाज किया करते थे। अच्छा, ये वो दौर था जब जब रफ़ी साहब भी कुछ नहीं थे, लता जी भी, और जितने बड़े फनकार हैं सारे, वो सारे कोर्स में गाते थे। ये बड़ी लंबी चौड़ी कोर्स से मुराद आपका क्या है? कोर्स में गाते थे? कोर्स मीन Choir में। अच्छा, इकट्ठे मिलके। क्वायर म्यूजिक लैंग्वेज में उसको कोर्स कहते हैं। ठीक है इस वजह से। क्वायर, यानी उसमें सोलो परफॉर्मेंस नहीं होती जिसमें। आपने इंडिया में वैसे परफॉर्मेंसेस दी? जी, मैंने अपने किस किस से मिलने का इत्तेफाक हुआ आपको वहाँ पे? राजेंद्र कुमार साहब, उनका पीछे इंतकाल हुआ, बहुत सारे गाने उन पे पिक्चराइज हुए मोहम्मद रफ़ी साहब के। रफ़ी साहब को मिला, जाके उनका शागिर्द हुआ, अपने वालिद साहब के साथ गया था, और भी काफ़ी सारे फनकार। लता जी से कभी मुलाकात हुई? लता जी से मुलाकात नहीं हो सकी। लता जी से इसलिए मुलाकात नहीं कि वो आउट ऑफ कंट्री थे वो उस वक्त, लता जी। तो मैं चूँकि चंद दिन के लिए गया था, सिर्फ 4-5 दिन के लिए, वीज़ा बहुत कम था, और मेरा जो अपना शौक़ था वो सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब थे। तो राजेंद्र कुमार के सामने मेरा गाने का इत्तेफाक हुआ, राजेंद्र कुमार साहब के सामने मैंने गाया, और जो कॉम्पेयर थे उस वक्त उन्होंने कहा कि जी ये लड़का ऐसा नया आया है कि आप जब इसको सुनेंगे ना तो आप विजन में चले जाएंगे, आपके जो पीछे 25-30 साल लौट गए हैं ना
वो आपको दिखाई देंगे वो उसमें। वही फील उसमें वो- चले उसमें- जाना, उसमें- इमेजिनेशन में हाँ, चले जाना। अच्छा, मैं आपसे दोनों से फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मिल के अब दोबारा से कोई गाना सुनाएं। मेरी एक फिल्म का गाना है, आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे उसका कवर्स भी बना रहे हैं और काफ़ी वो काफ़ी वायरल है आजकल। वायरल है और काफ़ी। वो है ठीक है, पंजाबी फिल्म का एक मैंने गाया गाना वो। अंतर से स्टार्ट करेंगे, हम्म, इधर से करते हैं, एक सेकंड। इसको थोड़ा सा मैंने इम्प्रोवाइज किया है। ठीक है। सोचा जो बड़ाई हाय बड़ाई, तस्वीर मिल गई मैनू मेरे ख्वाबां दी, हाय ख्वाबां दी ताबीर मिल गई, ओनू पाके मैं चला हो न जा, मर न जा, मर न जा, मर न जा, डर ना वा खुशी नल मैं न मर जा, मैं न मर जा, मर न जा, मर न जा, मर न जा, ओ मिली ते मैनू मिल गए दो जहां, मर न जा, मर न जा, मर न जा, मर न जा। जबरदस्त जबरदस्त, कमाल हो गया। अच्छा, कभी ऐसे होता है जिस तरह अभी आपके फादर आपको ऐसे देख रहे थे, आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे, यानी वो तो चले एक अंदाज था ना, लेकिन कभी आपने कोई गलती की हो तो उन्होंने आंखों आंखों में समझाया और आपको उनका वो जेस्चर समझ आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी माशाल्लाह एक बड़ा म्यूजिक की लैंग्वेज आई पिक कर ली हो बात। आई कांटेक्ट होता है, बल्कि ऑन स्टेज भी काफी मरतबा लाइव ऐसा होता है, अक्सर मेरे साथ भी होता है कॉन्सर्ट्स वगैरह में और इवेंट्स वगैरह में, कि अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा हो ना, कोई म्यूजिशियन वगैरह, तो हम सारे आई कांटेक्ट रखते हैं आपस में कि कहीं भी कुछ गलत होता है तो आंखों से समझ जाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, मैं पुराने वक्तों की एक बात, क्योंकि मैंने ना कुछ अर्सा पहले एक हमारी मुल्क की नामवर गुलकारा है उनका एक इंटरव्यू सुना, और उनकी जो कहानी थी ना वो बड़ी दिल खराश भी थी और तकलीफ दे थी, और फिर वो बता रही थी कि किस अंदाज में जब वो उनके फादर गाना गाया करते थे तो कहती है हमारे घर उस टाइम म्यूजिशियंस को पैसे बहुत कम मिलते थे, और स्पेशली जो आप एक तो सिंगर गा रहा होता है ना, उसके पीछे जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं उनको बहुत कम पैसे मिलते थे, और फिर जो सिंगर होता था वो भी उस अंदाज में नहीं देता था, तो वो बड़ी तकलीफ दी थी कि ये जब सिंगर्स गा रहे होते हैं और स्पेशली जो उनके पीछे सपोर्ट के लिए लोग होते हैं तो उनके घर के हालात बहुत ख़राब होते हैं, बड़ी कम उनको पैसे मिलते हैं जिस पर उन्होंने गुजर बसर करना होता है। तो आपको क्या लगता है, आप जब गाते थे तब क्या हालात थे और अभी वो चीज़ें बेहतर हुई हैं, या अभी भी म्यूजिशियंस का वही हाल है जो एज ए सपोर्ट आप मतलब सिंगर को सपोर्ट कर रहे होते हैं? बेसिकली सबसे पहले तो बात यह है कि यही उस्ताद लोग होते हैं जिनकी पेमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने बहुत मरतबा कहा है, लेकिन अब हालात ठीक हैं, बेहतर हैं। अब हमारे मुल्क के हालात जो है ना वो ख़राब हैं। अल्लाह पाक करे परवरदिगार हमारे मुल्क को बदनज़र से बचाए मालिक, और मालिक मुल्क को तरक्की दे बहुत ज़्यादा, चूँकि मुल्क है और हम हैं। मुदशरों के हालात अब बहुत बेहतर हैं, अब बेहतर है, अब पेमेंट भी अच्छी मिलती है उनको और इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा मिलती है उनको। म्यूजिशियंस की आप बात जी जी करें। क्योंकि हर तरफ इवेंट वगैरह होता है ना और फंक्शन वगैरह होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग, जितने सारे मतलब कि आर्टिस्ट परफॉर्म करने जाते हैं, उनके डिफरेंट अपने अपने म्यूजिशियंस होते हैं, और मेरा ये मानना है कि इनको ज़्यादा पे करना चाहिए। अच्छा, अभी हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब अनवर रफ़ी साहब और इनके साहबजादे रुखशान हमारे साथ अभी शो में मौजूद हैं। अनवर साहब, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी। हर इंसान को ना चैलेंजेस बहुत आते हैं, वो कोई भी काम आप चुन लें सो फिर आपको, और फिर स्पेशली आपको जब शोहरत मिले तो फिर आपके लिए राइवलरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको थ्रू आउट अपने जर्नी में चैलेंजेस क्या क्या लगे? चैलेंजेस जो है ना वो
बेसिकली मेरे गाने बजाने में ही मुझे चूँकि मुझे मिले कि ऐसा वक्त आया कि मतलब एक गाना ऐसा बन गया कि जो किसी से गाया नहीं जा रहा। मिसाल के तौर पे बहुत सारे हयात हैं, हमारे म्यूज़िक भी हयात हैं, उनका नाम लेना भी अच्छी बात है चूँकि बहुत बड़े लेजेंड हैं, वो भी लिविंग लेजेंड हैं। बल्कि मुजाहिद हुसैन साहब और ताफ़ुज़ साहब और भी काफ़ी सारे कि यार ये फ़लाँ गाना नहीं गाया जा रहा, अनवर रफ़ी को बुला लो यार। अच्छा। तो ये चैलेंज जो है ना, ये मेरे लिए ये बहुत बड़ा, और मेरी खुशबख्ती ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने मुझे इस काबिल किया कि मैंने इसमें इतनी मेहनत की कि और मैंने हर टाइम में गाया, और मुझे इसका जुनून की हद तक प्यार था इसमें, इस फ़न से। तो जिसकी वजह से मेरे लिए जो भी चैलेंज आया मेरे आगे, और अल्लाह ताला ने मेरी बहुत मदद फरमाई इसमें। बिल्कुल ठीक हो गया। आपको क्या लगता है आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं बीइंग अ सिंगर? बहुत चैलेंज है क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो यही हो गया ना कि एटलीस्ट बहुत आगे ना जा सकूं, लेकिन उतना तो कर सकूं जितना मेरे बड़ों ने किया। सबसे लेकिन बड़ा इसके चैलेंज अलावा मेरी तो दुआ है कि ये मुझसे भी बहुत ज़्यादा आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन इसके अलावा चैलेंज ये है कि अब तो ज़ाहिर बात है इस चीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा है, तो हर कोई गा रहा है, बहुत अच्छा गा रहा है। इवन कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी मैं अक्सर जाता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं, तो मैं देखता हूँ इस किस्म का टैलेंट है कि डर लगता है आगे आने से। लेकिन यही बात है कि इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना है। और चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि जैसा बाबा प्लेबैक सिंगिंग करते हैं वैसा गाने का दिल चाहता है, एक्सप्रेशंस के साथ, जैसा आगे मतलब कि किरदार है, एक्टर है, तो उसके ऊपर लिपसिंग करने का दिल चाहता है। ये बहुत बड़ा ये चैलेंज फ़न ऐसा है कि जैसा जैसा आदमी को उसका पता चलता है ना, वो उससे डर लगना शुरू हो जाता है इसमें। अच्छा। चूँकि इस सबसे पहले तो इसका नाम ही है कि गाना 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 गाना। गाना। तो ये जब जितना आदमी को आता है ना, उतना होता है बंदा वो जो, तो अगर तो वो सेंसिटिव है इसको। एक तो होता है ना बेख्याली में गाए जा रहे हैं, आंखें बंद करके, पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। हमें ये चैलेंज होता है कि मिसाल के तौर पे जैसा कि मेरा स्कूल ऑफ थॉट मोहम्मद रफ़ी साहब है, तो मुझे रफ़ी साहब कह के बुलाते हैं लोग। ठीक है। तो मैं बाज़ वक्त मैं डर जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, वो मैं तो उनकी जूती जैसा भी नहीं हूँ। तो हमसाया मुल्क में एक छोटा सा वाक़या, बड़े टाइम शॉट है हमारे पास, कि मैं दिल्ली में शो करने गया। ठीक है। तो ये तकरीबन कोई 10, 12, 15 साल की बात है पहले। ठीक है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब की बरसी करवाई उन्होंने, बहुत बड़ा आदम था वहाँ। तो मैंने वहाँ परफॉर्म किया, क्योंकि वो मुल्क ही ऐसा गाने बजाने वाला मुल्क है वहाँ। मैंने परफॉर्म किया तो आगे लाइन में तकरीबन को 15-20 बंदे खड़े हो गए। उन्होंने कहा ओ अनवर रफ़ी, तो मैं डर गया। मैंने कहा मैं हमसाया मुल्क में कहीं मेरे ते को मुद्दा ना पा देन के पकड़ो इसके, वो भी भारत। हाँ, भारत में। तो कहते हैं यू आर नॉट अनवर रफ़ी, यू आर मोहम्मद रफ़ी। तो मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए, मैं रो पड़ा। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट मोहम्मद रफ़ी, मैं तो अनवर रफ़ी भी नहीं हैगा। तो बहरहाल बाज़ लोग मुझे यहाँ भी बिठा देते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। बंदे को ये पता होना बड़ा ज़रूरी है कि मैं क्या हूँ। आपको अपनी वैल्यू खुद पता होनी चाहिए सबसे पहले। आपको सिर्फ अफसोस यही बात है, इसका कहने का मकसद में यही था कि बाज़ लोग बच्चे ऐसे गा रहे हैं कि जिनको पता ही नहीं है। वही बात है ना कि वो सोशल मीडिया ने चीज़ें इतनी आसान कर दी है कि अब वो चीज़ रही ही नहीं, वो जो चार्म, वो करिश्मा, वो मेहनत, वो उनमें है ही नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया। अभी बहुत बातें और हो सकती हैं, लेकिन हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और ब्रेक पर आप दोनों के गाने के साथ ही जाएंगे। एक आखिरी गाना हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए। बहुत शुक्रिया अनवर रफ़ी साहब, और रुखसाना आपका भी बहुत शुक्रिया। ओके, ये भी मेरी फिल्म का गाना था। ठीक। चूल्हे अगर तुझको हवा लगता है ये मुझको बुरा, कहता है दिल तुझको कोई देखे ना अब
मेरे सिवा। कैसा है ये कैसा तेरा दीवानापन, यही कुछ मेरा भी चाहता है मन। प्यार कोई और तुझे करे ना सजन, प्यार कोई और तुझे करे ना सजन। छू ले अगर तुझको हवा, लगता है ये मुझको बुरा। जागी जागी अखियों में तू समाई है, सोनी सोनी तूने जिंदगी सजाई है। रुत हो खिजा की याद, दिन हो बहार के, चलते रहेंगे यूं ही सिलसिले प्यार के। जागी हुई तन्हाइयाँ, नाचे तेरी परछाइयाँ। मंजर जवां चंचल हवा, दिल दे दिया दिल ले लिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। और आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में समाजी इंसाफ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल सोशल जस्टिस डे। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि मुआशरे में बराबरी को और इसके साथ साथ सोशल जस्टिस इंसाफ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें इस वक्त शो में ज्वाइन करें फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब एजाज साहब। एजाज साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, हाउ वुड यू डिफाइन दिस टर्म सोशल जस्टिस? और अभी सिर्फ अगर हम अपने पाकिस्तान में देखें, पूरी दुनिया में तो बहुत से ममालिक हैं जहाँ इंसाफ होता है, पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप और आपकी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर आपके इस प्लेटफॉर्म से बात करने का। मैं इसको थोड़ा सा आसान कर दूँ कि पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान जब वजूद में भी नहीं था तो तब भी सोशल जस्टिस मौजूद था। और बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग अ पाकिस्तानी, जब आप ने बर्थ लिया तो आपके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट रखा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइज्जत होती है तो खुतबाए हज्जतुल विदा पूरा कोड ऑफ कंसेप्ट है, पूरा कोड ऑफ सोशल जस्टिस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप, कोई अमीर किसी गरीब पे फौकियत नहीं रखता, कोई अरबी अजमी पर फौकियत नहीं रखेगा, ठीक है। आप अपने मुलाजमीन का ख्याल रखेंगे। आप इवन यहाँ तक भी हदीस मुबारक में आया कि अगर एक आपका मुलाजिम 70 बार भी एक दफ़ा गलती करता है तो आपने उसको दरगुजर करना है। तो मैं समझता हूँ सोशल जस्टिस हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है, लेकिन हम उसको अभी तक फील नहीं कर पा रहे और उसको अभी हम कॉन्सेप्चुअली समझ नहीं सक रहे कि इसको रिजनेट कहाँ से करना है। अब असल में हमने अपनी ये जो बेसिस है इसको असल में इग्नोर किया है और हम इसको जिस दिन समझ आ गया कि ये कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी मौजूद है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू करनी है, उस प्रोसेस में जब चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सोशल जस्टिस जो है ना वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। अभी मैं बीइंग अ लॉयर, मैं अगर अपने काम से या जो मुझे काम सौंपा गया अगर मैं उसको नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहा। तो इसी तरह आप वन बाय वन जहाँ जहाँ कोई शख्स जो है वो काम कर रहा है उसको सिर्फ ये सेंस आ जानी चाहिए या उसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए कि मुझे इस सीट पे बैठ के क्या करना है। तो मेरा ख्याल है कि वो सारी चीज़ें जो है ना वो सोशल जस्टिस की तरफ चल पड़े। लेकिन जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं और आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन वही बात है ना कि आप जितने मर्जी कवानीन बना लें, जब इम्प्लीमेंटेशन ही कोई नहीं है तो हमने ऐसे कवानीन को क्या करना है। और सिस्टम में कवानीन का होना, जस्टिस का होना, वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये तो हमें उससे बहुत पहले अपने मजहब से इनहेरिट हुई हैं, मिल गई ना। इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं किसी चीज़ की भी नहीं। चलें अभी तो हम बराबरी की और सोशल जस्टिस की बात करें, यहाँ पर किसी भी चीज़ की नहीं। क्यों नहीं है? हमें वैसे पता है क्यों नहीं है, लेकिन आपके ख्याल में हम क्यों उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते? हमारी रियासत, हुकूमत कहाँ स्टैंड कर रही है? रियासत भी मौजूद है, हुकूमत भी मौजूद है। मैं सिर्फ ये आपको छोटी सी मिसाल दे के इसको शायद आपके सवाल को जवाब दे सकूं।
हम हर साल एक सैलाब की कैफियत से गुज़रते हैं, हर साल सैलाब आता है। क्या मैं अपने साथ सवाल ये करता हूँ कि क्या मुझे अगले साल आने वाले सैलाब की तैयारी नहीं करनी चाहिए? एग्जैक्टली, करनी चाहिए। दिस इज वन वेरी स्मॉल एग्जांपल। स्मॉल एग्जाम्पल। अब होता क्या है कि अगले साल फिर वो सैलाब आता है, तो हम मेरी सारी इंटेंशन ये होती है कि मैं उन मुल्कों को देखता हूँ कि किस मुल्क से मुझे आसानी से इमदाद मिल सकती इमदाद मिल सकेगी। ठीक है, अब वो क्या होता है, मैं खुशी खुशी इमदाद लेकर आता हूँ और कुछ बंट जाती है, कुछ कहीं और सिस्टम में चली जाती है, वो एक बहुत लंबी बहस में चले जाएंगे। तो होता क्या है कि सैलाब उसी तरह का उसी तरह, और फिर हम अगले साल एक नई आफत का बैठ के इंतजार करते हैं, होमवर्क नहीं करते। अब जो आपने एफर्ट इस पूरी दुनिया को घूम के अमाउंट लेने में सरफ की, मैं क्यों ना एक पॉलिसी दे दूं कि आने वाले वक्त में और आने वाले वक्त में जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए। तो मैं ये चाहता, आप देखें, आप आज भी चलते हैं हम किसी भी रोड साइड पे ऊपर, मैं एक फ़कीर का हाथ पकड़ता हूँ और मैं कहता हूँ कि तुम आज से यहाँ मांगोगे नहीं, तुम यहाँ आप सुबह से मेरे ऑफिस में काम करोगे और मैं हर महीने आपकी हेल्प करूँगा। तो वो कभी इस कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा, वो कहेगा मेरे लिए तो बहुत आसान काम है मैं मांगना। तो गुजारिश ये है कि हुकूमतें भी मौजूद हैं, सिस्टम भी मौजूद है, हमें सिर्फ किसी वक्त चेंज होना है और वो किताब पढ़नी है जो कि कौम तब्दील होना है। मुझे अपने हिस्से की, जैसे वो अगर मैं भूल ना जाऊँ, मैं शायद फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा था कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाए जाते। तो अब मैडम मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अब ये जो जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, इसमें अब अपने अपने हिस्से की हमें शमा जलानी है। जिस दिन, अब देखें ना, मेरे अंडर कंट्रोल कुछ लोग होंगे, ठीक है, चले मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ। मेरे अंडर कंट्रोल मेरे बीवी, मेरे बच्चे हैं, और मैं ऑफिस में जाऊँ तो उसमें 8, 10, 15 लोग मेरे अंडर होंगे। क्या मैं उनके ऊपर बीइंग इंचार्ज क्या किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता? ज़रूर कर सकता। इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकता है, बट इंडिविजुअल लेवल के साथ साथ एक कलेक्टिव एफर्ट भी होती है। आपको लगता है कि इस चीज़ में, अब जब हम सोशल जस्टिस की बात करें तो कलेक्टिव एफर्ट्स ज़रूरी हैं, इज्तिमाई काविशें, कोशिशें, और वो हम मिलकर किस तरह से कर सकते हैं? मैं फिर वहीं से आपको लेके आऊँगा जो कि अभी बात चल रही थी कि वो जब आपने इंडिविजुअल लेवल पे बात शुरू की, तो ऑब्वियसली अब मेरे जो अंडर 4 लोग थे, 5 लोग थे, 10 लोग थे, अब वो क्या बन रहे हैं? You have started teaching them. Yes, अब वो क्या बन रहे हैं? वो अब इज्तिमाइयत की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब जब मैंने किसी को डोज दे दी, उसको उससे फ़र्क पड़ गया, तो वो उठ के अपने ऑफिस में भी जाके इम्प्लीमेंट करेगा, फिर अपने घर में भी जाके इम्प्लीमेंट करेगा। तो इस तरह एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो चीज़ जो आज जिसका जिक्र आप फरमा रही हैं, वो फिर इंडिविजुअल से निकल के, तो आपने इनकलकेट, बेसिकली हम इसको कहेंगे इनकलकेट करना, वो करना शुरू कर दिया, और फिर वो लोग भी जहाँ जहाँ जाएंगे, वो अपने अंडर जो लोग हैं उनको भी मॉनिटर करेंगे, उनका चेक एंड बैलेंस रखेंगे, उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट कर रहे होंगे। मैडम आप ये देखिए ना, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, आप एक दौर देखें जो इस्लाम पर आया, ज़कात देने वाले थे, लेने वाले नहीं थे। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट? तो समझने वाली बात है कि हर बंदे ने उसको एक्सेप्ट किया, उस सिस्टम को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद उसके ऊपर वक्त के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक। वी आर लेफ्ट विद जस्ट 2 मिनट्स। हमने इसको अब कंक्लूड करना है, इस गुफ्तगू को सम अप करेंगे। एक तो हम तारीख हिस्ट्री में हम देख लें, वही कौमें तरक्की करती हैं जहाँ पर सोशल जस्टिस, बराबरी बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में मुझे लगता है कि हमारा एक अंडर डेवलप होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, हम तरक्की पजीर मुल्क इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पर सोशल जस्टिस नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू, एक तो आपने कुछ चीज़ें बता दी, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप मेंशन करना चाहें अपने तजर्बे की बुनियाद पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इस्लाम से ही ड्राइव हुए हैं, और पूरी दुनिया ने अगर सीखा है तो वो इसी सिस्टम से, इस इस्लामिक मोड ऑफ स्टडी से जो है ना वो सीखा है। तो मैं ये आज के दिन की मुनासबत से मैसेज देता हूँ कि हमें हर चीज़ को बराबरी की सतह पर लाना है, वो एजुकेशन हो, वो हेल्थ हो, या कोई ऐसा ह्यूमन राइट्स हो,
ये नहीं हो सकता कि सबके लिए equal सबके लिए इक्वल opportunities हो, अपॉर्चुनिटीज होनी बिल्कुल। चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप तो एलीट क्लास एंजॉय कर रही हो और मुझे तो साफ लेकिन पानी। आप हमारा डायलेमा देख लेना, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। सो वो Exactly. डिस्क्रिमिनेशन और वो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। ट्रू। अब इसी गैप की जो मैं समझता हूँ कि वजह और सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही है कि हमें जो है वो एक क्लास डिफरेंस में रख दिया गया है। ठीक है, ये अपर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर मिडिल क्लास है। ये जब क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तो ये सारा सिस्टम जो है ना ऑटोमेटिक। और ये सबसे पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की है। इंडिविजुअल लेवल पर जिस तरह से आपने जो कॉन्सेप्ट बताया उसको फॉलो करना चाहिए, बट यस हुकूमत की यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, रियासत की जो कि माँ जैसी होती है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। बहुत शुक्रिया एजाज साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।